हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में हम लोग है ना मोस्टली चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ना हमारे क्या बचा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ असेंशियल फैटी एसिड, है ना। तो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने असेंशियल और नॉन असेंशियल को अलग अलग किया था। अब और हमारा जो असेंशियल था उसके अंदर हमने क्या किया था, देखो असेंशियल में भी और फर्दर क्लासिफिकेशन हमने करी थी, ठीक है ना। जिसके अंदर हमने बोला था कि ये जो असेंशियल वाले हैं ना, ये मोस्टली पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यानी प्यूफाज होते हैं। क्या होते हैं ये? प्यूफाज होते हैं मोस्टली। तो देखो ज़रा, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस असेंशियल फैटी एसिड, प्यूफा या फिर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, ठीक है। पहला पॉइंट, दे एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ इकोसेनॉइड्स। ये इकोसेनॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर इकोसेनॉइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव ऑफ 20 कार्बन कंटेनिंग प्यूफाज। एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, इट कंटेन्स दैट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजीज, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बेक्सेंस, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोजिन्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? दे आर द इकोसेनॉइड्स। तो दे एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ इकोसेनॉइड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले तीन है ना, जो मैंने येलो पीले रंग से रंग दिए, इनको तो हम लोग है ना प्रोस्टास्टेनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टानॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टानॉइड्स कहते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन यानी पीजीज, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन यानी पीजीआई, और एक थ्रोम्बोक्सेंस ये टीएक्सएस, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोस्टानॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सीन्स ये भी हमारे क्या हैं? इकोसेनॉइड्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारे असेंशियल फैटी एसिड या प्यूफाज हैं, ये इकोसेनॉइड्स के प्रिकर्सर होते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे एग्जांपल ये लिनोलिक एसिड है। तो जो लिनोलिक एसिड है, इट प्रोड्यूसेस ग्रुप 1 इकोसेनॉइड्स। आर्किडोनिक एसिड से ग्रुप 2 इकोसेनॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। लिनोलेनिक एसिड से हमारे ग्रुप 3 इकोसेनॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन ह्यूमन बॉडी में बात करें तो जो ग्रुप 2 इकोसेनॉइड्स होते हैं, जो आर्किडोनिक एसिड से बनते हैं, ये मोस्टली प्रिवेलेंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, दे एक्ट एज कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन के कंपोनेंट होते हैं कौन? अपने ये असेंशियल फैटी एसिड या प्यूफाज, ठीक है। ये फ्लूइडिटी को उसके मेंटेन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी फंक्शन जिसका नाम है कि ये क्या करते हैं? ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? दे रिड्यूस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल बाय इंक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन विया बाइल। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीट कर दोगे बाइल जूस के थ्रू, तो प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड बाय एनहेंसिंग कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन टू बाइल एसिड। एक तो ये एक्सक्रीशन करवाएंगे और दूसरा ये कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन प्रमोट करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाए बाइल एसिड के अंदर, ठीक है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि असेंशियल फैटी एसिड और प्यूफाज आर एंटी एथेरोजेनिक। क्या होते हैं? ये एंटी एथेरोजेनिक होते हैं एंड दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिस्क को कम करेंगे, ठीक है। देन और नेक्स्ट फंक्शन, ये गोनेडल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में इनका बहुत अहम रोल है। उसके अलावा विजन में और ग्रोथ में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ये सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं किसके? असेंशियल फैटी एसिड के। उसके बाद में आगे, सो ये असेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन हो गए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ असेंशियल फैटी एसिड। देखो सीधी सी बात है, ये जहाँ जहाँ जो काम कर रहे हैं वो काम फिर रुक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ, ठीक है। ये ग्रोथ और विजन में ठीक है, इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। फिर डिजनरेटिव चेंजेस इन द आर्टीरियल वॉल, ठीक है। और इम्पेयर्ड गोनेडल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फेलियर। फैटी लिवर होगा, फैटी लिवर कंडीशन बनेगी और फॉल्टी विजन होगा। पुअर wound healing and hair loss।
पुअर वाउंड हीलिंग एंड हेयर लॉस, ये सारे के सारे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है एसेंशियल फैटी एसिड के। उसके बाद में फटाफट नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबरिंग एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कार्बन इन द फैटी एसिड। देखो क्या होता है, कैसे किस तरीके से नंबरिंग करी जाती है। देखो एक बात ध्यान देना, नंबरिंग जो स्टार्ट करी जाती है फैटी एसिड के अंदर वो शुरू करी जाती है फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, जहाँ पे मैंने बोला कि क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसके लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, COH ग्रुप होता है। तो जब भी अपन यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो हम लोग नंबरिंग शुरू कहाँ से करते हैं, टुवर्ड्स द कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, कार्बोक्सिल कार्बन चालू करते हैं। कार्बोक्सिल जो कार्बन होता है इसको हम लोग C1 कार्बन बोल देते हैं, और इसके बाद में मतलब कार्बोक्सिल कार्बन, एक्चुअली इसको नहीं बोलते हम लोग, कार्बोक्सिल कार्बन जिस कार्बन से CO जुड़ा हुआ रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, राइट। देख समझ रहे हो ना, ये हो गया C1 कार्बन, और जो इसके जस्ट पास वाला कार्बन इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। मैं क्यों बना रहा हूँ डायग्राम, जब मैं यहाँ से बता सकता हूँ चीज़ों को। देखो फटाफट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये COH है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जो कार्बोक्सिल कार्बन है उसको नंबर 1 कार्बन दे देंगे, ठीक है। अल्फा कार्बन इसको नहीं बोलेंगे, अल्फा इसके पड़ोस वाले को बोलेंगे, ठीक है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस तरीके से 18, 20 तक आपने नंबरिंग कर दी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग हो गई, है ना। अब क्या होना है, अब हमें जो कार्बन एडजेसेंट टू COH ग्रुप है उस कार्बन को हमें नाम देना है अल्फा, फिर नेक्स्ट कार्बन को बीटा, फिर उससे नेक्स्ट कार्बन को गामा। तो गामा कार्बन तक नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में अपने कलेजे को शांति दो थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में पहुंचो 20 नंबर तक, मतलब 20 नंबर यहाँ पे 20 है, बाकी कहने का मतलब टर्मिनल कार्बन तक पहुंचो तुम, और टर्मिनल कार्बन के जाके नीचे लिख दो ओमेगा, ठीक है। उसको आप नाम दे दोगे ओमेगा, ठीक है। तो द कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप एट द नॉन पोलर एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज नेम्ड एज ओमेगा कार्बन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द चेन लेंथ। चेन लेंथ कितनी बड़ी हो, बस तुम लास्ट में जाके लास्ट वाले को ओमेगा ही कहोगे, ठीक है। तो ये कुछ नंबरिंग का सिस्टम हो गया, नंबरिंग एंड डेजिग्नेशन ऑफ कार्बन इन द फैटी एसिड। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 मेथड्स हैं बेसिकली, है ना। अब ये तो हमने बेसिक थोड़ा मसाला तैयार किया कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, अल्फा बीटा ओमेगा क्या क्या है ना। अब देखो एक तो अपने पास है डेल्टा नंबरिंग सिस्टम, और एक हमारे पास ओमेगा नंबरिंग सिस्टम। तो ये ध्यान से देखना, डेल्टा नंबरिंग सिस्टम में क्या होता है, डेल्टा नंबरिंग सिस्टम जो होता है, हेयर कार्बन एटम ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी आर नंबर बिगनिंग एट द कार्बोक्सिल ग्रुप। सेम जो मैंने कहा, डेल्टा नंबरिंग सिस्टम के अंदर जो COH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, वहां से नंबरिंग करनी स्टार्ट करी जाती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड न्यूमेरिकली। सब कुछ न्यूमेरिकली दिखाया जाता है। क्या क्या, एक तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, कितने कार्बन है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड कितने हैं और कहाँ हैं, ये सारी की सारी चीज़ न्यूमेरिकली दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लिनोलिक एसिड लिखा हुआ है, क्या मैं इसको अलग से लिख दूँ क्या, देखो लिनोलिक एसिड लिखा हुआ है, और फिर उसके ब्रैकेट में लोगों ने लिख दिया क्या, 18, ठीक है। क्या लिखा है, 18, फिर उसके बाद में लिखा 2, फिर उसके बाद में लिख दिया है 9, और फिर उसके बाद में लिख दिया 12। अब ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पर, ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, द फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट नंबर इट इंडिकेट द टोटल कार्बन। तो अभी लिनोलिक एसिड जो होता है इसके अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं, 18, तो ये पहला नंबर 18 कार्बन को बता रहा है। उसके बाद में जो दूसरा नंबर हो रहा है ये क्या बता रहा है, द सेकेंड नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। कितने डबल बॉन्ड है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड है। उसके बाद में अब 2 डबल बॉन्ड है तो 2 नंबर हमें लिखने पड़ेंगे उनकी पोजीशन बताने के लिए। जो थर्ड और जो ऑनवर्ड आगे जो भी नंबर हैं दे आर यूज्ड फॉर द इंडिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ लिनोलिक एसिड के अंदर क्या होता है, जो कार्बन है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 9 10 डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट बिटवीन 9th एंड 10th कार्बन, और सेकंड डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, 12th और 13 के बीच में प्रेजेंट है। देख रहे हो 9 और 12 हमने रेस्पेक्टिवली लिख दिया है, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताने के लिए, लोकेशन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डीबी की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से और एग्जांपल हो जाएंगे, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एर्किडोनिक एसिड, जिसको एक बार आप नज़र मार लेंगे बस, दैट्स इट। उसके बाद में ओमेगा नंबरिंग सिस्टम। ओमेगा नंबरिंग सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, ओमेगा एंड में जाके ओमेगा लिखना है,
यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नंबरिंग बिगिनिंग कहाँ से चालू करी जाएगी, ये चालू करी जाएगी कहाँ से, ओमेगा कार्बन एंड से चालू करी जाएगी। कहाँ से चालू करी जाएगी, ओमेगा कार्बन एंड से। ओहो, देखा तुमने चेंज देखा, मतलब ये जो डेल्टा नंबरिंग सिस्टम था, यहाँ में नंबरिंग कहाँ से चालू करी थी हमने, फ्रॉम बिगनिंग एट द कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से चालू करी थी। लेकिन अब क्या करेंगे, हेयर कार्बन एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर नंबर्ड बिगनिंग एट द ओमेगा कार्बन एंड। इस बार उल्टे साइड से ओमेगा कार्बन एंड से नंबरिंग चालू करी जाएगी, मिथाइल एंड से नंबरिंग चालू करी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नॉर्म्स है, In this norms, PUFA are often classified as omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid। यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, कि कुछ omega-3 फैटी एसिड है, कुछ omega-6 फैटी एसिड है ना। ये किस हिसाब से करते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डबल बॉन्ड फ्रॉम द ओमेगा कार्बन। ठीक है, मिथाइल एंड से कितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे omega-3 omega-6 नाम देते हैं। एग्जाम्पल omega-3 फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा-3 फैटी एसिड में क्या होता होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, नंबरिंग कहाँ से चालू करते हैं ये बताओ, कहाँ से, ओमेगा कार्बन से। ठीक है, तो here the first double bond closest to the omega carbon and begins at थर्ड कार्बन काउंटेड फ्रॉम दिस एंड। समझ रहे हो, मतलब डबल बॉन्ड, फर्स्ट डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट टू द ओमेगा कार्बन एंड बिगिंस एट थर्ड कार्बन काउंटेड फ्रॉम दिस एंड। अगर आप ओमेगा कार्बन की तरफ से इधर से काउंट करोगे तो आपको जो डबल बॉन्ड होगा, क्लोजेस्ट डबल बॉन्ड, समझ रहे हो, मतलब ओमेगा कार्बन के जो सबसे पास जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसकी लोकेशन है थर्ड वाले कार्बन पे वो प्रेजेंट है, तो इसलिए omega-3 हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब omega-5 एसिड कौन से होंगे, जहाँ पर देख फॉर एग्जांपल ओमेगा के जो क्लोजेस्ट डबल बॉन्ड है वो 5वें कार्बन पे प्रेजेंट है, तो omega-5 हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, अब देख लो कौन कौन से एसिड हैं जो omega-3 होते हैं, omega-5 होते हैं, बताओ कौन कौन से हैं। जो omega-3 फैटी एसिड है कौन से हैं, देखो यहाँ पर omega-3 एसिड एग्जांपल हो गया लिनोलेनिक एसिड। क्या हो गया, लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड के अंदर क्या होता है, 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अपने पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और 3 डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या क्या होगी, 9, 12 और 15 पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में omega-5 के एग्जाम्पल याद रह जाए हमें, omega-6 के याद रह जाए, सॉरी omega-6 के, omega-5 नहीं है, omega-6 एसिड के फैटी एसिड के नाम याद रह जाए, लिनोलिक एसिड और एक एर्गोडोनिक एसिड। ठीक है, omega-7 के देख लो, पाल्मेटोलिक एसिड है ना, पाल्मेटोलिक एसिड, और उसके बाद में omega-9 फैटी एसिड विच इज ओलिक एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है फैटी एसिड की, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आती है वाटर सोल्यूबिलिटी। वाटर सोल्यूबिलिटी देखो यार, प्रीडोमिनेंटली ये वाटर सोल्यूबल ही होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, बिकॉज जो पता ही है आपको कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो उसकी वजह से वाटर नॉन सोल्यूबल कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ऑब्वियस ही बात है, देखो आराम से याद करने की कोशिश करना, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है ना, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसी तरीके से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है, और लॉन्ग चेन का हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पे, और हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कौन, लॉन्ग चेन। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज बात करेंगे, सोप फॉर्मेशन, उसके बाद में एस्टर फॉर्मेशन। अब सोप फॉर्मेशन में ये काम आते हैं अपने फैटी एसिड। देखो क्या होता है, दे फॉर्म सोप। व्हाट इज सोप, सोप इज द सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो एल्कली के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोप बन जाती है। एस्टर फॉर्मेशन है ना, एल्कोहल के साथ एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कौन, ये हमारे फैटी एसिड्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये पता है, ऑक्सीडेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज कर देती है इन फैटी एसिड को और प्रोड्यूस कर लेती है परऑक्साइड, कई बार एपोक्साइड्स, कई बार एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं ऑक्सीडेशन से। ओके, हाइड्रोजिनेशन में देखोगे तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड करके उसको सेचुरेटेड बनाना।
ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी। देन हेलोजिनेशन रिएक्शन कर लेते हैं ये लोग, हेलोजन का एडिशन करवा लो यहाँ पे अनसैचुरेटेड में। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या होते हैं फैटी एसिड के यार। फैटी एसिड देखो पहले एक तो ना मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम आता होगा, ठीक है, किसकी तरह, मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह, एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एटीपी, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गए, इट एक्ट एज मेटाबॉलिक फ्यूल एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एटीपी, ओके। उसके बाद में जो फैटी एसिड है दे पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। हमने जब ये सब पढ़े थे ना ये जो अपने लिपिड वाला सेक्शन है इसमें, जब मैंने सबके वीडियोस बनाए तो जब इसमें पढ़े थे हमने देखा था कि हर जगह फैटी एसिड तो आ ही रहा था। मतलब फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन देखो या ग्लाइकोलिपिड की या कोलेस्ट्रॉल एस्टर की, हर जगह फैटी एसिड आ रहा था। हाँ आगे ना, हाँ उसके बाद में फैटी एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये काम करते हैं इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ओके। सो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन बताओ, चलो एक बार बताओ, बोलो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, और स्पेशली ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, कमेंट में बताना, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप के फैटी एसिड थे, एक तो सैचुरेटेड थे, एक अनसैचुरेटेड थे, ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं एंड जो ट्रांस फैटी एसिड हैं दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन जो अनसैचुरेटेड है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये डिक्रीज करते हैं, है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को, कोलेस्ट्रॉल को कम करके, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फैट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है भाई, कलरलेस, रंग उड़ा हुआ, ऑर्डरलेस है, चमन बहार है, ये तो टेस्टलेस है, न्यूट्रल है, कोई मतलब ही नहीं है, वाटर में भी इनसॉल्युबल है ना। लेकिन फैट सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें सॉल्युबल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है, और पानी के साथ क्या बनाता है, इमल्शन बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस, बात समझ में आ रही है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है फैट, हाइड्रोलिसिस हो जाता है फैट का। तो फैट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, बोलो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। सोपेनिफिकेशन, अब भाई साहब सोप बना लेते हैं लोग बाय सोपेनिफिकेशन, फैट प्रोड्यूसेस सोप। यहाँ पर होता क्या है, फैट का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है बाय एल्कली एंड इट प्रोड्यूसेस ग्लिसरॉल एंड सोप एल्कली सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। सोप इज द सोडियम या पोटेशियम, हम बोल सकते हैं एल्कली सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देन रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, है ना। और अपने आप ही ऑक्सीडेशन हो जाए, पड़े चीज़ें उससे खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, चार वगैरह, ठीक है, परऑक्साइड, एपॉक्साइड एंड एल्डिहाइड में। आगे परऑक्सीडेशन की बात करते हैं। परऑक्सीडेशन ये क्या होता है, परऑक्सीडेशन देखो, जो फैट होता है ना इट अंडरगोज परऑक्सीडेशन, ये इट्स अ टाइप ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन इन विवो टू प्रोड्यूस लिपिड परऑक्साइड। मैंने कहा था पहले भी, ऑक्सीडेशन करके परऑक्साइड, एपॉक्साइड और एल्डिहाइड ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करता है फैट, है ना। तो दिस इज परऑक्सीडेशन। सो क्या होता है आफ्टर परऑक्सीडेशन, है ना, ऑटो ऑक्सीडेशन इन विवो टू जब देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लिपिड परऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल विच कॉजेज टिश्यू डैमेज एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मैलिग्नेंसी, एजिंग एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये चीज़ होती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। उसके बाद में हाइड्रोजिनेशन एंड हार्डनिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोजिनेशन एंड हार्डनिंग। देखो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको आप सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाती है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा, सैचुरेटेड में बदल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है ना, दैट विल एलिवेट, ठीक है, फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल एलिवेट, दिस एलिवेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैट टू मेक इट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाउ ट्रांस फैटी एसिड एंड ट्रांस फैट, व्हाट इज दिस ट्रांस फैटी एसिड एंड ट्रांस फैट। देखो आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन है आपके पास, है ना। अब जो नेचुरल अपने पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं ये जब सिस आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाइड्रोजन दोनों सेम साइड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड होगा,
है ना। यहाँ पर ये जो फॉर्म होती है इट इज़ मोर फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। दिस मेक्स द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर फ्लूइड, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन सेम साइड में होते हैं तो ये जो हमारा जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन रहा है ये ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होगा सिस फॉर्म में, है ना। लेकिन अब ट्रांस फॉर्म में देखो, ट्रांस फैटी एसिड बिहेव लाइक सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सैचुरेटेड की तरह बिहेव करेगा। मैं कह रहा हूँ बात हो रही है किसकी, कि अनसैचुरेटेड, भाई डबल बॉन्ड कंटेनिंग है तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है। तो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, सिस फॉर्म अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो वो जो फॉर्म होती है वो थोड़ी फ्लूइड नेचर की ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन सेम साइड होता है, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन अपोजिट साइड प्रेजेंट है ना, इस आइसोमेरिक फॉर्म में, यहाँ पर जो अपना फैटी एसिड होगा दैट विल बी लेस फ्लूइड। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस फैटी एसिड बिहेव लाइक सैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे सो हम लोग ये ट्रांस का और इसका देखना ध्यान से कि जो ट्रांस फैटी एसिड हैं दे आर नॉट कॉमनली फाउंड इन नेचर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन से प्रेजेंट होते हैं नेचर में, सिस वाले ही प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है सिस मतलब सिस्टर, मोस्ट कॉमनली सिस्टर ही प्रेजेंट होती है। तो ट्रांस फैटी एसिड आर नॉट कॉमनली प्रेजेंट इन नेचर, हाउएवर दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, है ना। ये ट्रांस फैटी एसिड वैसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन वगैरह बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ नेचुरल ऑयल टू मेक इट हार्ड एंड सॉल्युबल, ये सब हो गया, ठीक है। सो इसको एक बार आप देख लेना कि क्या होता है कि ट्रांस फैटी एसिड भी, मैं एक बार चलो प्रॉपर रीडिंग कर देता हूँ। ट्रांस फैटी एसिड आर नॉट कॉमनली फाउंड इन नेचर, हाउएवर दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ट्रीटमेंट ऑन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ नेचुरल ऑयल टू मेक इट हार्ड एंड फैट, ठीक है। अगर आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ नेचुरल ऑयल का जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको अगर आप हाइड्रोजनेशन उसका कराओगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा, है ना। इट बिकम हार्ड फैट, है ना। एग्जाम्पल सॉलिड मार्गेरिन विच इज हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करके बनता है सॉलिड मार्गेरिन, ठीक है। नाउ ट्रांस फैटी एसिड कंटेनिंग TAG इज कॉल्ड ट्रांस फैट। व्हाट इज ट्रांस फैट, ये भी टर्म आपको पता होना चाहिए। ट्रांस फैट क्या होता है, व्हाट इज ट्रांस फैट, गिव मी द डेफिनेशन। ट्रांस फैटी एसिड जिनमें टैग प्रेजेंट है, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस फैट, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंस, द कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड एंड ट्रांस फैट एलिवेट LDL, ठीक है, एंड डिक्रीज HDL। व्हाट इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड व्हाट इज HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो मैं कह रहा हूँ कि कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड एंड ट्रांस फैट एलिवेट करेगा LDL को और डिक्रीज करेगा HDL को, सो दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, CAD शॉर्ट में बोलते हैं, और डायबिटीज मेलाइटस है, इनका रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो क्या करते हैं ये ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस फैट, ये LDL को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को तो बढ़ाते हैं। तो ये खतरनाक ही होता है, आपको पता है। हाई वाला तो रिस्की नहीं होता, ये जो LDL है दैट इज़ रिस्की। तो ये एलिवेट होगा तो ये इट विल इंक्रीज द कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम बात करते हैं स्टीरॉयड सब्सटेंसेस की। स्टीरॉयड सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, देखो स्टीरॉयड सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एक सेकंड, कितना बचा हमारा, 1 एंड 2, फिर उसके बाद में 3, काफ़ी सारा बचा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फिर हम अलग से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ये स्टीरॉयड सब्सटेंस को ख़त्म करके फिर ये जो आगे स्ट्रक्चरल डिपो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके। तो व्हाट आर स्टीरॉयड सब्सटेंसेस? स्टीरॉयड सब्सटेंसेस आर लिपिड बिकॉज दे आर वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट, है ना। स्टीरॉयड सब्सटेंसेस भी लिपिड ही होते हैं, है ना। इनमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्टीरॉयड न्यूक्लियस में क्या होता है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस कंटेन साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेंटाथ्रीन न्यूक्लियस विच इज़ ए 19 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो स्टीरॉयड सब्सटेंसेस these are the lipids because they are water insoluble but they are soluble in fat solvent, and then they contain steroid nucleus, है ना। they contain steroid nucleus called
क्या बोलते हैं हमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस का नाम क्या है पूरा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पूछे, व्हाट आर स्टेरॉइड सब्सटेंसेस, तो वी विल से स्टेरॉइड्स आर द लिपिड आर सब्सटेंसेस आर लिपिड एंड दे कंटेन स्टेरॉइड न्यूक्लियस, दे कंटेन स्टेरॉइड न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रो, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो एक बार, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस है ना, जो कि एक 19 कार्बन का कंपाउंड है and it is made up of 19 carbon compound and it is made up of four fused non aromatic hydrocarbon rings and एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन एटम जो कि थर्ड कार्बन ऑफ द न्यूक्लियस से अटैच होता है। एग्जाम्पल स्टीरॉयड हार्मोन्स के नाम बता दो, स्टीरॉयड सब्सटेंसेस, स्टीरॉयड हार्मोन्स के नाम बता दो, जैसे ये सब स्टीरॉयड सब्सटेंसेस ही हैं सारे के सारे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये सारे के सारे अपने क्या हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स ही हैं, ठीक है। देन अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेरॉल कंपाउंड्स की। अच्छा, स्टेरॉइड कंपाउंड और स्टेरॉल में क्या फ़र्क हो गया, बस छोटी सी बात है, वो अल्कोहल है, वहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह कीटोन ग्रुप की जगह OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो स्टेरॉल्स आर द अल्कोहलिक सब्सटेंसेस, ठीक है। C3 कार्बन पे देखो, इस देख रहे हो आप, स्टेरॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर बात करेंगे तो यहाँ पे C3 कार्बन पे ये डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्टेरॉल्स है, यहाँ पे स्टेरॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोथ द स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉल्स आर लिपिड कंटेनिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस एंड कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेरॉइड सब्सटेंसेस, ठीक है। दोनों ही लिपिड होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉल्स दोनों ही लिपिड होते हैं, दोनों में स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, कलेक्टिवली इनको स्टेरॉइड सब्सटेंसेस हम कहते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल तो दे दो कुछ, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बाइल एसिड है, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, विटामिन डी, ये क्या है, दीज आर स्टेरॉल कंपाउंड्स, ठीक है। वैसे स्टीरॉइड और स्टेरॉल कंपाउंड्स को टुगेदर मिला के हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ओके 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 उसके बाद में ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द स्टेरॉल्स आर रिगार्डेड एज स्टेरॉइड, सारे के सारे जो स्टेरॉल्स हैं उनको हम स्टेरॉइड रिगार्ड करते हैं, बट ऑल स्टेरॉइड्स आर नॉट स्टेरॉल्स, ठीक है। सो दिस इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल द स्टेरॉल्स आर रिगार्डेड एज स्टेरॉइड्स बट ऑल द स्टेरॉइड्स आर नॉट रिगार्डेड एज स्टेरॉल्स, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन में होते हैं। नाउ एसिटाइल कोए जो होता है, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी एंड दीज स्टेरॉइड सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू फीकल रूट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की तरह किसको यूज करते हैं हम, एसिटाइल कोए को, फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी, और फिर ये जो स्टेरॉइड सब्सटेंसेस है इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से थ्रू फीकल रूट। नेक्स्ट, डाइटरी लिपिड की बात करो, 3 फटाफट नाम बोल दो, TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इट इज़ 90% यही कंट्रीब्यूट करता है, इट इज़ डाइटरी लिपिड। उसके बाद में हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड ये सारे के सारे क्या हैं, डाइटरी लिपिड्स हैं। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चरल लिपिड, है ना, और डिपोलिपिड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो हमारा स्ट्रक्चरल लिपिड होता है और डिपोलिपिड में क्या फ़र्क है, तो ये भी चलो कवर कर ही लेते हैं, फिर चालू किया है तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बन चुका है, विच इज़ 27 मिनट्स लॉन्गर, बट कोई नहीं, बायोलॉजिकल फंक्शंस का फिर अलग बना लेंगे हम, है ना। देखो स्ट्रक्चरल, सबसे पहले मैं डिपो प्रोटीन की बता। अच्छा, तुम्हें पता है कि जो मतलब जैसे डिपो किसको बोलते हैं, डिपोट या डिपो किसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बस स्टैंड है, उसको डिपो भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी बसेस खड़ी होती हैं ना, कुछ जा रही होती हैं, कुछ आ रही होती हैं, कुछ वहीं पे खड़ी होती हैं ना, वहाँ पे लोग बैठ रहे होते हैं बसों में, तो उसको बस डिपो बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिपो मतलब स्टोरेज को लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर द स्टोरेज लिपिड दैट इज कॉल्ड डिपोलिपिड, ठीक है। तो डिपोलिपिड कॉन्स्टिट्यूट स्टोरेज लिपिड इन द एडिपोज टिश्यू, दिस इज डिपोलिपिड, ठीक है। केमिकली what chemically is dipolipid, chemically it is TAG, triacyl glycerol, ठीक है, triacyl glycerol, it is chemically dipolipid, ठीक है। कंटेन मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें मोस्टली डिपोलिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, टर्नओवर रेट काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, और हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, लेस देन 2 days, और इट एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप स्ट्रक्चरल लिपिड या टिश्यू लिपिड की बात करोगे
तो कहाँ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। केमिकली ग्लाइकोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, यही वाले तो लिपिड हैं जो टिश्यू लिपिड्स होते हैं। कौन से, बोल दो एक बार नाम, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। एंड दे कंटेन मोस्टली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें मोस्टली क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और टर्नओवर रेट स्लो होती है, हाफ लाइफ लंबी होती है, और ये सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के प्रिकर्सर्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।